दोस्तों आज है 7 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका हमारे इस करंट अफेयर्स सेशन में। आज ये मेरी 11वीं वीडियो है और मैं डेली करंट अफेयर्स ऐसे ही लाता हूँ। ये जो करंट अफेयर्स है वो विज़न के डेली करंट अफेयर्स से लिया गया है। तो वीडियो पे बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं, पहले कंट्रीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जो चर्चा में कंट्री रहती है। तो इस समय उज़्बेकिस्तान जो है वो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है इसको भी समझेंगे। फ़िलहाल उज़्बेकिस्तान को मैप में ये देख लीजिए, ये वाला उज़्बेकिस्तान है। इनके जो कंट्रीज़ हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं वो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान। देखिए यहाँ पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, अब यहाँ देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान नहीं पड़ेगा, ये उज़्बेकिस्तान से हमें देखना, तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज़ जो हैं वो इससे सीमा साझा करती हैं। तो 5 कंट्रीज़ के नाम याद होने चाहिए आपको, पाँचों कंट्रीज़ के। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो पाँचों कंट्रीज़ हैं ये खुद लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं और इसको भी ये लोग लैंड लॉक बना देती हैं, स्थल आबद्ध हैं, हिंदी में कहते हैं इसको। तो कजाकिस्तान स्थलाबद्ध है, किर्गिस्तान स्थलाबद्ध है, ताजिकिस्तान स्थलाबद्ध है, तुर्कमेनिस्तान स्थलाबद्ध है, अफ़गानिस्तान स्थल आबद्ध देश है। और ये साथ ही साथ इसको भी स्थल आबद्ध बना लेती है, इसीलिए इसको कहते हैं दोहरा स्थल आबद्ध देश। क्योंकि जो स्थल आबद्ध देशों से जो स्थल आबद्ध होता है उसको कहते हैं दोहरा स्थल आबद्ध देश। तो ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए चर्चा में ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक जगह पड़ता है जिसका नाम है कारा कल्पतस्तान। कारा कल्पतस्तान क्षेत्र एक पड़ता है, उसकी स्वायत्ता को सीमित कर दिया गया। स्वायत्ता मतलब स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्रता को कुछ सीमित कर दिया गया है और उससे संबंधित योजनाओं को लेकर अशांति फैल गई है। एक योजना बनाई गई है जिसके तहत वहाँ के लोगों की स्वायत्ता को सीमित करने का प्रयास किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ अशांति फैल गई है। अब इसकी सीमाओं की बात कर लें, देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा कारा कल्पकस्तान है कहाँ। तो अगर आप इस मैप को देखें तो देखिए ये वाला जो एरिया है यही है कारा कल्पकस्तान। तो इसको याद रखना है कि ये कहाँ पे पड़ता है। अब आइए देख लेते हैं उसके बाद सीमाओं की बात करें तो उज़्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है। सबसे पहले तो मध्य एशियाई देश है, यह दोहरे रूप से भू आबद्ध है। बता दिया मैंने पहले ही, दोहरे रूप से भू आबद्ध क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। अब आगे देखिए भौगोलिक विशेषता की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। एक मिनट, अगर यहाँ भौगोलिक विशेषता की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रमुख नदियाँ हैं, एक का नाम है अमू दरिया, एक का नाम है सिर दरिया। अभी मैं मैप में दिखाता हूँ ये दोनों रिवर्स कहाँ पे हैं। इसका जो उच्चतम बिंदु है ये तियान शान पर्वत श्रेणी है। देखिए इसका जो उच्चतम बिंदु है वो तियान शान पर्वत श्रेणी में एक जगह पड़ता है, एडे लुंगा तोगी, ये है एडन लुंगा तोगी, ये है। और अरल सागर एक वहाँ पे पड़ता है, ये एक संकुचित हो रहा लवणीय झील है, ये एक संकुचित हो रहा ये एक लवणीय झील है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थी। आइए देख लेते हैं कि प्रमुख नदियों का लोकेशन क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। तो ये अगर मैंने इसे यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे ये वाला अगर आप लोकेशन देखें तो यहाँ पे देखिए एक रिवर ऐसे फ्लो होके जा रही है, ये वाली रिवर। यही रिवर जो है देखिए यहाँ पे लिखा है अमू दरिया, यही रिवर का नाम है अमू दरिया। और एक रिवर ये वाली फ्लो करके जा रही है इस तरह से, इसी का नाम है सिर दरिया। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर दरिया। तो ये दोनों का नाम याद रखना है आपको और लोकेशन भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसके ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन। अब अगर हम लोग दूसरे खबर की बात करें तो यहाँ पे है लंगकोंग मेकोंग सहयोग, जिसको एलएमसी सहयोग कहा गया है, ये किया गया है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। एलएमसी जो है वो कुछ राष्ट्रों का एक समूह है, एलएमसी कुछ राष्ट्रों का समूह है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। सेना द्वारा सत्ता पर अधिकार करने के बाद म्यांमार एलएमसी देशों की अपनी पहली बहुराष्ट्रीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन करेगा। आपको पता ही होगा म्यांमार के बारे में। अब ये एलएमसी देशों के साथ बहुस्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन करेगा। अब अगर हम लोग देखें एलएमसी की, तो एलएमसी का गठन 2016 में हुआ था। इसके गठन का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले गठन जो हुआ था वो लंगकोंग मेकोंग नदी के तटवर्ती देशों के मध्य संचालित विकास परियोजनाओं पर तनाव को कम करने के लिए। ध्यान रखिएगा, जो लंगकोंग मेकोंग नदी है इनके तटवर्ती जो देश पड़ते हैं उनके मध्य
जो विकास परियोजना संचालित होती है उसके संचालन में तनाव अगर आ जाता है तो उसको कम करने में मदद करने के लिए इसको बैठक को बुलाई जाती है। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पे देखिए मेकोंग नदी की बात हुई है, तो आइए चेक कर लेते हैं मेकोंग नदी कहाँ है। तो देखिए मेकोंग नदी यहाँ पे फ्लो हो रही है। ये जो है तिब्बत के पठार से ये निकलती है। ये जो मेकोंग नदी है ये तिब्बत के पठार से निकलती हुई और ऐसे कई कई कंट्रीज से होकर गुजरती है। वो कंट्रीज़ के नाम याद रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे चाइना, उसके बाद यहाँ म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद लाओस, उसके बाद फिर कंबोडिया आता है, उसके बाद वियतनाम आता है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज से ये जो है रिवर मेकोंग रिवर होके फ्लो करती है। आइए अब देख लेते हैं वो और क्या इसमें लिखा हुआ है। लेकोंग मेकोंग नदी जो है वो एक चीनी नाम है। लंगकोंग मेकोंग नाम जो है वो एक चीनी नाम है जो उस नदी का नाम रखा गया है। मेकोंग नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत का पठार है, मैं बता चुका हूँ आपको। यह नदी दक्षिणी चीन सागर में गिरने से पहले चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ पे एक और चीज़ समझना है आपको ये कि ये दक्षिणी चीन में जाकर गिरती है और ये जो है जो LMC है उसमें यही सारे कंट्रीज़ आते हैं जिनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए रुपया मूल्य वर्ग के बॉन्ड या मसाला बॉन्ड। तो एक्चुअल में ये रुपया मूल्य वर्ग का बॉन्ड होता है जिसको मसाला बॉन्ड भी कहते हैं। देख लेते हैं मसाला बॉन्ड की क्या क्या मतलब होता है। तो मसाला बॉन्ड एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग एक वित्तीय साधन के रूप में किया जाता है। इसके माध्यम से भारतीय संस्थाएं विदेशी बाजारों से रुपए मूल्य वर्ग में धन जुटा सकती हैं। तो ये है इसका डेफिनेशन। तो समझ में आ ही गया होगा आपको क्योंकि सिंपल भाषा में लिखी हुई है। अब आगे देखिए ये क्यों चर्चा में है। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि RBI ने सिफारिश किया है सरकार से कि वो विदेशी बाज़ारों को जो है वो रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड बेचने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से संपर्क स्थापित करे। तो इसीलिए ये चर्चा में रहा है। अब इसका देखिए जो लाभ है इसका लाभ क्या है। इसका लाभ यह है कि यह कदम सरकार के रिकॉर्ड उधार कार्यक्रम के बीच सरकार को विदेशी बचत के उपयोग करने में मदद करेगा। साथ ही इस बैंक में जो ये वाली बैंक है जहाँ से ये संचालित होता है वहाँ पे उसको AAA रेटेड होने के कारण सबसे सस्ती दर पे यहाँ धन जुटाने में मदद मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, देख लेते हैं। यह बॉन्ड जारीकर्ताओं को मुद्रा जोखिम से बचने और उसकी बजाय इन बॉन्ड्स को खरीदने वाले निवेशकों को जोखिम हस्तांतरित करने का एक प्रयास है। RBI ने 2015 में भारतीय संस्थाओं को विदेशों में रुपए मूल्य वर्ग वाले बॉन्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की है। तो ये ध्यान रखना है कि RBI ने वर्ष 2015 में भारतीय संस्थाओं को विदेशों में रुपए मूल्य वर्ग वाले बॉन्ड जारी करने की अनुमति RBI ने 2015 में दी। अब अगला खबर देख लेते हैं क्या है। होटल और रेस्तरां में ग्राहकों से कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि ग्राहकों से सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक संस्था है जिसका नाम है CCPA, फुल फॉर्म होता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। इसने कहा है कि होटल और रेस्तरां को खाने के बिल में स्वचालित या फिर डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क जोड़ने पर रोक लगा दिया है। इस संस्था ने रोक लगा दिया। अब देखते हैं सेवा शुल्क एक प्रकार का शुल्क होता है। इसे प्राथमिक उत्पाद या सेवा की खरीद से जुड़ी सेवाओं के भुगतान के लिए वसूल किया जाता है। तो सेवाओं के भुगतान के लिए किया जाता है, ठीक है, उत्पाद संबंधित सेवा के लिए होता है। अब आगे देखिए CCPA एक विनियामक निकाय है। इसका गठन 2019 के एक्ट से हुआ था, अधिनियम 2019 से हुआ था। इसका उद्देश्य देखिए है उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उसकी रक्षा करना और उन्हें लागू कराना। अब देखिए इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और सुरक्षित वस्तुओं सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने और अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश जारी करने आदि अधिकार प्राप्त हैं। तो देखिए इनके अधिकार ये हैं, एक बार आप रीड इनको ज़रूर कर लीजिएगा। चौथी जो खबर है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात भारत के शीर्ष प्लास्टिक अवशिष्ट उत्पादकों में शामिल हैं। तो ये
अच्छी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए ये निष्कर्ष निकाला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, ये वाली बात जो बताई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताई है, CPCB इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इन्होंने देखिए कुछ निष्कर्ष निकाला है, ये CPCB जो है उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला है कि प्लास्टिक अवशिष्ट में भारत को अगर देखें तो विश्व में इसका 5वां स्थान है और भारत 2020 में वार्षिक रूप से 35 लाख टन प्लास्टिक अवशिष्ट उत्पन्न हुआ था। 2020 में इतना टन हुआ था। अगर बात कर लें इसमें 83% तो केवल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही उत्पन्न हुआ था। अब उसके बाद अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति के आधार पर भारत का प्लास्टिक अवशिष्ट उत्पादन 2016 से लेकर 20 की तुलना में लगभग दोगुना रहा है। 16 से 20 की तुलना में अभी जो हुआ है प्लास्टिक उत्पादन वो दोगुना हुआ है, ये बताना चाह रहा है। अब हालांकि यह अभी अधिकतर काफ़ी कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां विकसित अर्थव्यवस्था है उनकी तुलना में भी कम है, लेकिन फिर भी पहले ही संज्ञान लेना पड़ेगा। अब देखिए हाल ही में 1 जुलाई जो अभी बीता है उसमें संपूर्ण देश में एकल उपयोग प्लास्टिक के से निर्मित वस्तुओं के निर्माण, आयात, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि कुछ न कुछ प्लास्टिक के अवशिष्ट को कम किया जा सके। अब यहाँ पे देखिए एक टेक्निक की बात हो रही है, तिहान। तिहान जो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन है। भारत के पहले स्वायत्त नेविगेशन सुविधा केंद्र तिहान, देखिए स्वायत्त नेविगेशन सुविधा केंद्र है तिहान। नेविगेशन ध्यान रखिएगा, नेविगेशन सुविधा केंद्र है तिहान का उद्घाटन IIT हैदराबाद ने किया है। इसे मानव रहित जमीनी और हवाई वाहन परीक्षण दोनों में के लिए विकसित किया गया है। जमीनी और हवाई वाहन परीक्षण दोनों के लिए इसका यूज़ किया गया और मानव रहित है, ध्यान रखना है ये भी आपको। अब उसके बाद अगर बात कर लें इसके बारे में और भी चीज़ें तो इसमें लिखा हुआ है तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक बहु विषयक पहल है। इसका उद्देश्य है भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक को एक वैश्विक दिग्गज बनाना। देखिए स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक दिग्गज बनाने की इसका उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य इसका पता होना चाहिए। तिहान जो है वो उद्योगों, अनुसंधानों और विकास प्रयोगशालाओं और शिक्षाविदों को स्वायत्त नेविगेशन के अनुसंधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, उद्योगों, अनुसंधानों और विकास प्रयोगशालाओं और शिक्षाविदों के लिए एक अनुसंधान ये जो है एक मंच प्रदान करेगा, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि तिहान राष्ट्रीय अंतः विषय साइबर भौतिकी प्रणाली जिसको NMICPS मिशन के तहत 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों में से एक है। 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र खोले जाएंगे जिसमें से ये पहला खोला गया है, इसको IIT हैदराबाद ने खोला है। अब आगे देख लेते हैं तमिलनाडु ने नए संसद भवन से संबंधित परियोजनाओं के लिए मिट्टी के नमूने भेजे हैं। तो देखिए इन्होंने मिट्टी के नमूने भेजे हैं, देख लेते हैं क्या है। प्राचीन तमिल संगम साहित्य में वर्णित 5 पारिस्थितिकी क्षेत्रों से मिट्टी के नमूने भेजे गए हैं। देखिए ध्यान रखना है 5 पारिस्थितिकी क्षेत्रों से भेजे गए हैं। संगम काल की अवधि लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी के बीच की है। यह काल दक्षिण भारत से संबंधित है। इस काल में पांड्य राजाओं के संरक्षण में काव्य सम्मेलन हुए थे। अब आगे देखते हैं संगम साहित्य में तोलकापियम, एडतोगई, पढ़पट्टू एवं पाती नकिलकण तथा 2 महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणिमेखलई का नाम शामिल है। तो ये सब संगम साहित्य में ये सारे जो है ये महाकाव्य के नाम हैं। 2 महाकाव्य हैं और ये संगम साहित्य ये है और ये है। महाकाव्य शिल्पादिकारम है और मणिखे मेखलई है, तो इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। देखिए 5 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में शामिल किसको किया गया है और सैंपल भेजा गया है। तो कुरिंजी पहाड़ और ढलान की मिट्टी को भेजा गया है, मुलई से वन और घास की मैदान को, मरुघम से मैदान, घाटियाँ और कृषि भूमि के क्षेत्र, और पलई जो है वो शुष्क बंजर भूमि या मरुस्थल वाले एरिया से भी मिट्टियाँ भेजी गई हैं। अब यहाँ पे दुर्लभ मृदा खनिज जिसको रेयर अर्थ मिनरल REMs नीथल मतलब तटीय या समुद्री तट कहा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
तो सबसे पहले REMS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल है। इसका मतलब होता है दुर्लभ मृदा खनिज। अब इसमें देख लेते हैं, इसका नाम है नीथल, ये भी याद रखना है आपको। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लिथियम और कोबाल्ट, ध्यान रखना है, लिथियम और कोबाल्ट जैसे रेम्स से जुड़ी संयुक्त परियोजनाओं के सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। तो इन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम लोग इसको मजबूत करेंगे। रेम्स जो है वो 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है, 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है रेम्स। ये धातुएं वास्तव में इनके नाम के विपरीत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु इनका निष्कर्षण, प्रसंस्करण और शोधन अत्यधिक कठिन कार्य है। तो निष्कर्षण, प्रसंस्करण और शोधन कठिन है काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए, वर्ष 2019 में चीन ने 80% रेम्स का आयात किया था। 80% रेम्स का आयात 2019 में चीन ने किया था। रेम्स उन 200 से अधिक उत्पादों के आवश्यक घटक हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। इनमें विशेष रूप से उच्च तकनीक वाले उपभोक्ता उत्पादन जैसे सेल्युलर टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहन और फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर और टेलीविज़न इत्यादि शामिल है। तो इन सब में रेम्स का यूज़ होता है। रेम्स क्या है ये समझ में आ गया आपको। 200 से अधिक उत्पादों के लिए रेम्स समझ में आ गया, एक धात्विक तत्वों का समूह है रेम्स। अब यहाँ पे देखिए, स्क्रीन मार्टिनर और टेलीविज़न इत्यादि में भी इसका फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर और ये सब के लिए भी यूज़ होता है। अब देखिए, इमली के वृक्षों का विनाश हो रहा है, इसलिए ये खबर में रहा। आंध्र प्रदेश में तीव्र शहरीकरण होने के कारण बड़े पैमाने पर इमली के वृक्षों का विनाश हो गया है। इससे पत्तों की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है। पत्तों की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है, इमली के पत्तों की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है। तो ये देखिए, इसीलिए ये चर्चा में बना था। अब इसको समझते हैं कि इमली के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले, यह अफ्रीका का स्थानीय अर्ध सदाबहार वृक्ष है इमली, लेकिन यह भारत, पाकिस्तान और अन्य कई देशों में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगता है, ये भी ध्यान रखना है। इसकी वृद्धि तथा फूल और फल आने की अवधि के दौरान 500 से 1500 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इमली के वृक्ष का विकास गहरी, दोमट और जलोढ़ मृदा के पर सबसे अच्छे तरीके से होता है। इसमें खाने योग्य फल होता है। इस फल का व्यापक रूप से खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और पारंपरिक दवाओं में उपयोग किया जाता है। कर्नाटक देश में, ध्यान रखना है, कर्नाटक जो है वो देश में इमली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इमली जो है बीज के साथ अगर बात करें तो लघु वनोपज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सेशन पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, और साथ ही साथ आप इन सबको नोट ज़रूर किया करिए कॉपी में। बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।